नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। समय आपको कुछ बदला हुआ मिल रहा है, आगे भी हो सकता है बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि हेमंत सर ने देश बदल दिया है। आप चिंतित मत होइए, हमेशा के लिए शिफ्ट नहीं हुए हैं, कुछ दिनों में लौट करके आएंगे। एक कार्यक्रम जिसका आप हमारे चैनल पे कई बार जिक्र देख रहे होंगे, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए फिलहाल जो है ये ट्रम्प साहब के देश में पहुंच गए हैं, अमेरिका में है इस समय, और हमारी बातचीत भी वहीं से हो रही है। हेमंत सर, आज बिहार में वो बहुप्रतीक्षित सूची प्रकाशित कर दी गई जिसका इंतजार बिहार को था, पूरे देश को था। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद एसआईआर का मामला जबरदस्त रूप से गर्म हुआ। जिस तरीके से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट के नेतृत्व में बिहार में सड़कों पर उतरे ये सारे लोग और उनको जो जनसमर्थन मिला था, ये तय था कि खेल जो है बहुत आसान नहीं है। अब जब ये सूची पब्लिश हुई है तो इसमें 21 लाख नामों को जोड़ दिया गया है। इस पूरे खेल को कैसे समझा जाए? पहले 65 लाख नामों को काटा गया था, अब 21 लाख नामों को जोड़ा गया है। क्या अब ये सूची जो फाइनल जारी हो चुकी है, कोर्ट भी संतुष्ट हो जाएगी? 7 अक्टूबर को अगली डेट है, फाइनल डेट है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, वाशिंगटन डीसी में हूँ, थोड़ा सा दूर हूँ, लेकिन सारी चीजों पर नजर है लगातार। और आपने कहा कि अगर इस एसआईआर वाली अगर कवायद को आपको एक सेंटेंस के अंदर सम अप करना है तो वो ये है कि 100 दिन में चले 2.5 कोस और वापस वहीं पर पहुंचे। और उससे भी ज्यादा सटीक अगर एक लाइन का हो कि 4 कदम आगे और 3 कदम पीछे और ढाक के वही 3 पात वही खड़े। बेसिकली इस एसआईआर के पीछे जो सुप्रीम कोर्ट में भी एक चीज का जिक्र आया था, आपने सुना होगा, बेंच से क्या मिला क्या नहीं वो एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेंच से निकली थी और भावी चीफ जस्टिस के मुंह से निकली थी कि ये सारा संकट विश्वसनीयता का है, ये आपसी भरोसे का है। और मैं उसको बहुत बड़ी कैच लाइन मानता हूं कि देश की एक संवैधानिक संस्था अपनी ऑब्जर्वेशन में ही चाहे सही केवल एक बात मानती है कि देश की एक दूसरी संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है, वो कहीं ना कहीं जन विश्वास के संकट से जूझती हुई दिखाई देगी। उन्होंने अपने ऑर्डर में रिजर्व ऑब्जर्व नहीं किया, जैसे कि आजकल आप देखते हैं, ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बातचीत में कहा कि ये सारा संकट म्यूचुअल भरोसे का है। तो और दुनिया में सबसे बड़ी राम प्रकाश जी चीज होती है भरोसे की। अगर संवैधानिक संस्था की अगर लोगों के अंदर स्वीकार्यता कम हो जाए या उसकी एक्शंस पे भरोसा कम हो जाए तो बाकी फिर कुछ करने की, सुनने की और कहने की जरूरत बच नहीं जाती। आपने कहा एसआईआर का जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा। शुरू में 65 लाख नाम काटे थे, अब फाइनल फिगर आ गया है। अब यह है कि 61 लाख नाम हटे हैं, 21 लाख नाम नए जोड़ दिए हैं और कुल वोटर्स की संख्या 7.41 करोड़ हो गई। कुछ कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर बड़े पैमाने पे वोट भी बढ़े हैं, उस पर मैं मांगूंगा। बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, इस सारी कवायद के पीछे एक चीज आपको शुरू से माननी पड़ेगी कि इसके पीछे की मंशा, नंबर एक, मंशा पहले दिन से संदिग्ध थी और चुनाव आयोग के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो उसको स्पष्ट करता कि हमारी मंशा क्या है, नंबर एक, और उसको फिर ट्रांसपेरेंटली करते, खुले मन से करते और जितने भी सुझाव आते उन सबको करते जाते, लागू होते और बाकायदा ठंडे दिमाग से थॉट आउट प्रोसेस होता। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हर तरीके से, मतलब इतनी बड़ी एक साइज बिहार जैसे राज्य में 1 महीने के नोटिस पे आपने कर दी और उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना उचित नहीं समझा, लोगों को स्पष्टीकरण करना उचित नहीं समझा। आज आपकी कोई डायरेक्शन है, कल कोई और है, परसों कोई और इंस्ट्रक्शन है, यही सब करते रहे और वो बीएलओज और उनका जो हाल हुआ। और हालत यहां पे खड़ी होगी राम प्रकाश जी आके कि सुप्रीम कोर्ट को आधार को कंसीडर कराने के लिए एक बार सजेशन, 2 बार डायरेक्शन और चौथी बार ऑर्डर करके उस चीज को लागू करना पड़ा। तो आप ये सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का इकबाल इस पूरे मामले में कहां खड़ा हो गया। कुल मिलाकर के चुनाव आयोग, देखिए, आम आदमी के बीच में चुनाव आयोग की साख जो पहले से ही राजीव कुमार अग्रवाल ने जहां पे पहुंचाई थी, उससे कहीं ज्यादा नीचे गर्त में इन्होंने पहुंचा दी है ज्ञानेश गुप्ता ने, केवल एक कारण से कि किसी को खुश करने के लिए। आपने तमाम चीजें देखी। इससे पहले महादेवपुरा कर्नाटका के अंदर देखा, उसके अंदर बाद अलंग में देखा, उसमें कर्नाटक का ही, और अब आपने ताजा अगर देखा हो ईस्ट चंपारण के ढाका के अंदर 3 दिन पहले रिपोर्टर्स कलेक्टिव के साथियों ने जबरदस्त रिपोर्ट निकाली और किस तरीके से कहा कि केवल एक कंस्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक पैड पर एक संप्रदाय विशेष के 80,000 वोट काटने की बाकायदा रिटर्न सिफारिश की गई। आपने देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में नहीं सुना होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेटर हेड पे, और इस तरीके से आपने अगर वो देखा हो तो पूरी की पूरी मशीन रीडेबल सूची थी वो, बाकायदा उसमें राम प्रकाश राय एड्रेस, ये एपिक एड्रेस, सब कुछ, सारी डिटेल्स उसके अंदर थी। विपक्ष जो आज तक कर्नाटक की मांग रहा है, विपक्ष जो आज तक महाराष्ट्र की मांग रहा है, राहुल गांधी मांग रहे हैं, सारा अपोजिशन मांग रहे हैं, उनको नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा पदाधिकारी जो बिहार के अंदर है, वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन को लिस्ट देता है
इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट, रीडेबल लिस्ट, उसमें आपने देखा होगा सारी की सारी, आप कहेंगे तो दिखा भी देंगे दर्शकों को कि उस सारी को काटने का, उस वो इतने 4 दिन हो गए उस खबर को आए हुए, अब तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई रिएक्शन तक देना उचित नहीं समझा, कोई कार्रवाई तक। कंप्लेंट कीजिए ना, किस कैपेसिटी में करते हैं। मुझे और आपको फॉर्म 7 भरना है तो उसका एक ले डाउन प्रोसेस है, और उसमें अगर गलत करेंगे तो हमें 1 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों चीजें हो सकती हैं। उनको तो नोटिस भी नहीं दिया। वही सेम पैटर्न है जैसे अनुराग ठाकुर ने 6 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी की 35 असेंबली का जिक्र किया, उनको नोटिस नहीं दिया। राहुल गांधी ने एक महादेवपुर का जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले कर्नाटका सीओ ने नोटिस जारी कर दिया, एफिडेविट मांग लिया। तो चुनाव आयोग की एक जो कार्यप्रणाली वो संदिग्ध है, वो तो किसी सबको पता है, लेकिन वो इतना बायस्ड भी है टू दी कोर कि लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कर दे। आप सोचिए, एक ढाका असेंबली कंस्टिट्यूंसी के अंदर 80,000 एक संप्रदाय के वोट कट जाएंगे, तो उसके बाद बचेगा क्या राम प्रकाश जी? और फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या? फिर तो आप डिक्लेयर कर दीजिए ना भाई कि हो गया चुनाव, ये रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें बेसिकली चुनाव आयोग ने इस एसआईआर प्रक्रिया के जरिए अपने जितने भी किसी की मंशा होगी उस मंशा को पूरी करने के लिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, और उसी सारे के अंदर इस देश की जो पूरी चुनाव प्रणाली की एक वो आज तक जमी आ रही थी 1952 से लेकर के आज तक क्रेडिबिलिटी, उस क्रेडिबिलिटी को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब ये बिहार की जो फाइनल सूची जारी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पब्लिश की है, आप उसको स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं। ये साफ तौर पे वो सारी चीजें हैं, आपको दिख रही हैं। ये सर जो सूची आई है, 2 चीजें मैं बहुत क्लियर समझना चाहता हूँ। एक तो जो पहले से बातचीत चल रही थी कि सारा खेल एसआईआर के पहले हो चुका है और एसआईआर जो है बिहार के साथ साथ देश की जनता का ध्यान भटकाने का खेल है, तो क्या इस सूची के प्रकाशित होने के बाद ये चीज दिखती है? दूसरी एक चीज और समझ लें कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी अगर दिखती है तो हम एसआईआर को फाइनल सूची के बाद भी रद्द कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन कहीं मैच करती है अब इस एसआईआर के बाद, एसआईआर की सूची के बाद? हालांकि अभी बहुत जल्दी जारी हुई है, अपने भी पूरी सूची शायद निरीक्षण नहीं हुई होगी अभी। अभी तो राम प्रकाश जी जो अभी तक जो हम देख पाए हैं उसमें यही है कि किस जिले के अंदर मोटा मोटा कितने जिलों के, किस जिले के अंदर कितनी वोट बढ़ी है, जो ब्रॉडली हम देख पाए। तो उसके अंदर जैसे पटना के अंदर 1.63 लाख वोट बढ़े हैं, दरभंगा के अंदर 80,947 बढ़े हैं, नवादा के अंदर 30,491 बढ़े हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर 88,108 वोट बढ़े हैं, खगड़िया के अंदर 25,968। तो अभी तक ब्रॉडली ही कर पाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सारी ये लिस्ट पब्लिक की गई है जैसे आपने देखा। तो 69 लाख नाम कटे हैं बेसिकली, और 21 लाख नाम नए जुड़े हैं। ये तो ब्रॉडली इसका अभी तक वो है, इसको थोड़ा सा खोलने में समय लगेगा। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की मंशा, तो अगर आपको 10 जुलाई का अपना शो याद हो, मैंने उस दिन कह दिया था आपको कि किस दिशा में वो जा रहे हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पूरी जगह करने की कोशिश की, और केवल डिले टेक्टिक्स, टाइम बाइंग टेक्टिक्स, और एक अगर आधार कार्ड की जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी दाम पे जाकर डेट खत्म होने के बाद अगर अपनी एक बात मनवा पाया, उसके अलावा हुआ वो जो इलेक्शन कमीशन चाहता था। और इलेक्शन कमीशन क्या चाहता था ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। और लगातार आप देखिए, अब 7 अक्टूबर का जैसे आपने जिक्र किया, 7 अक्टूबर को हियरिंग है, और 7 ही अक्टूबर तक इस फाइनल लिस्ट जो आज आई है, 7 अक्टूबर तक इसमें आप कोई आपके साथ जाती हुई तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं उसको। तो कुल 7 ही दिन बचे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि मुझे कोई अति वो नहीं होगी, उसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि गणेश गुप्ता आजकल के अंदर ही पटना जाकर के 7 तारीख से पहले पहले कोई चुनाव कार्यक्रम घोषित ना करना। एक बार अगर चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया तो भारत के संविधान के मुताबिक फिर उसमें इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगा। और अब चूंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की हम लगातार देख ही रहे हैं जिस तरीके से बैलेंसिंग करने की कोशिश ज्यादा है, इट्स मोर ऑफ ए लिप सर्विस लेस देन ऑफ एनी एक्शनेबल ऑब्जर्वेशंस दैट वी कैन। तो इस सारी स्थिति के अंदर बेसिकली क्या है कि अब तो ये देखना बाकी है कि बिहार के लोग इस पूरी सूची को रिएक्ट कैसे करते हैं। तमाम ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसको देख करके आप हंस पड़ेंगे। कोई व्यक्ति बीएलओ को लिख के दे रहा है कि मैं मर चुका हूं, मेरा नाम काट दीजिए। जैसे 28 लोग मिल गए, बताइए। 1.5 लाख लोग पहले कहते थे हमारे नाम रखिए, अब कहते हैं हमारे नाम काट दीजिए। तो पूरी प्रक्रिया का एक चुटकुला बना के रख दिया है, और चुनाव आयोग की जो रही सही साख थी उसको भी मिट्टी में मिलवाने का काम किया है। संविधान के अंदर यह बाकायदा साफ है कि एक बार अगर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव आयोग ने अगर कार्यक्रम घोषित कर दिया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चाहे ना चाहे कुछ नहीं कर पाएगा। और यही बात अगर आपको ध्यान हो तो हमने 10 जुलाई के उसमें कार्यक्रम में कही थी कि जो रह की दिशा लग रही है इलेक्शन कमीशन की, वो केवल ये कि इस मामले को लटकाते ले चलो, जो मर्जी आए वो करते चलो। और वही अल्टीमेटली हुआ। अब 7 अक्टूबर आ गई, आपको पता है 22 नवंबर बिहार में नई विधानसभा के गठन की डेडलाइन है।
तो ये सारे का सारा खेल इतना क्लोज उसमें किया गया है डेडलाइन के अंदर कि कोई चाहकर भी कुछ कर पाता, उसमें शक है। लेकिन मेरी राम प्रकाश जी इसमें चिंता दूसरी है, इस देश की जो फाउंडेशन है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने समावेशी की बजाय, इंक्लूसिव की बजाय एक खास तरीके से जो एसआईआर करने की कोशिश की, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी भी तरीके की जवाबदेही के, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और चुनाव आयोग की जो साख थी, जो पहले रसातल में थी, मुझे लगता है अब वो और ज्यादा गटर में चली गई है। केवल इतना ही हुआ है। मेरा तो साफ मानना है कि अगर यही चुनाव कराने हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है गणेश कुमार गुप्ता के आने वाले दिनों में ऐसे तमाम चीजें। अभी तो हमने एक चीज देखी ना, रिपोर्टर्स कलेक्टिव का हमने एक इशू देखा कि किस तरीके से ढाका के अंदर एक कंसेंसस में कोशिश की गई। तमाम ऐसी कोशिशें मिलेंगी जब आने वाले समय में एक दो दिन के अंदर इसकी ऑब्जर्वेशन होगी कि चुनाव आयोग को भागने की जगह नहीं मिलेगी और वो अपने हिसाब से किसी पर्टिकुलर एक डिजायर्ड रिजल्ट को निकालने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। और आज की तारीख में मुझे कम से कम वो सफल होते दिखाई दे रहे। लेकिन उनको भागने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी सर? उनको तो ऑलरेडी सारे वरदान, अभयदान जिसको कहते हैं, अभयदान मिले हुए हैं। फिर क्या, वो तो मस्त हैं। राजीव कुमार साहब इतना कुछ करके चले गए, क्या ही हो गया? ज्ञानेश कुमार साहब उससे भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो उस दौर में शामिल है कि मेरे आका कैसे खुश होंगे। आका को खुश करने के लिए किसी को भी लोकतंत्र और संविधान, संवैधानिक संस्था और उनके मूल्य क्या ही मायने रखते हैं, ये सब चीजें। खैर, बिहार में सर जो ये सूची आई है, अब इस सूची के बाद जो लोगों का, अभी आपने कहा कि भाई सुनवाई की जो डेट है 7 तारीख, उस 7 तारीख पर ही जो है, उसी 7 तारीख तक ही फाइनल उस पर डेट दी गई है कोई भी ऑब्जेक्शन करने के लिए। Yes, यानी सुनवाई के डेट है। पहले ऑब्जेक्शन की चर्चा तो कोर्ट में होगी ना। और क्या कोर्ट इन सारी चीजों को अब एडमिसिबल मानेगा, रखेगा? जो अभी जिसका जिक्र किया गया था, स्क्रीन पे जो दिखाया गया था, भाजपा की लिखी हुई चिट्ठी, वो अपने आप में पर्याप्त है सारी कहानी कहने के लिए। उसके राम बावजूद भी तो बहस अभी तक चल ही रही थी। राम प्रकाश जी, कंसिडर ही नहीं होती बहुत सारी चीजें। आपने ये कहा कि साहब इस तारीख से इस तारीख तक, आपको ध्यान होगा ना पिछले एक क्या हुआ था कि जो ये सारे का जो आपने आधार कार्ड लागू किया है, इसका लोगों को पता नहीं था, इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए 15 दिन की। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि ड्यूरेशन ऑफिशियली मत बढ़ाइए ऑर्डर से, हम 1 महीने तक कंसिडर कर लेंगे। मैं कह रहा हूं राम प्रकाश जी 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। आप कह रहे हैं 1 महीने की देने को तैयार हूं, लेकिन कागज पे मत लाइए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? और यही सारी चीजें हैं जिसने इस पूरी प्रणाली को संदिग्ध बताया है। और चुनाव आयोग ने, जैसा मैंने कहा, जो चाहा वो पाया है पहले दिन से लेकर आखिर तक। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसका मैंडेट क्या है चुनाव के अंदर, उसकी जिम्मेदारी क्या है एक संवैधानिक संस्था के तौर पर, और वो कर क्या रहा है, वो क्यों कर रहा है। और जो आपने जिक्र किया ना कि राजीव कुमार का, देखिए इस देश में आज से पहले कितने चुनाव आयुक्त हुए, कितने मुख्य चुनाव आयुक्त हुए? कोई भी मुंह छिपाता हुआ घूम रहा है क्या? राजीव कुमार जिस दिन से रिटायर हुए, आपने उनकी शक्ल देखी है कहीं? वो भारत में है, इस बात की पुष्टि भी एक आपकी एजेंसी करती है सूत्रों के मुताबिक। और बाकी सारे के सारे जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, रावत साहब हो, कुरैशी साहब हो, लवासा साहब हो, हर जगह ना केवल खुले घूम रहे हैं बल्कि बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ चीज छुपानी नहीं। वो ट्रांसपेरेंटली, आप उनसे कोई भी सवाल पूछो, वो घंटों के इंटरव्यू दे रहे हैं। राजीव कुमार की शक्ल आपने क्यों नहीं देखी आज तक? ज्ञानेश कुमार गुप्ता अगर उसी गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको शुभकामनाएं, मुबारक। लेकिन ये देश उनको याद करेगा किस रूप में, ये राजीव कुमार को पता लग गया होगा, ज्ञानेश गुप्ता को पता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को जो इस मामले में करना चाहिए था, उनको भी अपनी भूमिका दोबारा देखनी चाहिए कि इनका मैंडेट क्या है और ये कर क्या रहे हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम बिहार एसआईआर में तो अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस का सवाल लगभग खत्म मान लीजिए आप। जिस दिन अगर चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरफेरेंस की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो चीजें कब किसके लिए होंगी, बाकी देश की एसआईआर के लिए होंगी, नहीं होगी। और ये ज्ञानेश गुप्ता की हिमाकत देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस बिहार की एसआईआर का अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, सारे देश को पता है, पहले से प्री डिसाइडेड है 7 तारीख को हियरिंग होनी है। उसके बावजूद भी उसकी सारी की सारी डेडलाइंस देख लीजिए। और इसी प्रक्रिया के दौरान जबकि केस टॉप कोर्ट के पास सब जुडिस था, उन्होंने पूरे देश में एसआईआर कराने के लिए सारे सीईओज को बुला करके बिल्कुल साफ एक चीज क्लियर कर दी। क्या पता, हु नोज, कि कल को सुप्रीम कोर्ट इस पूरी कवायद को ही एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा, तो क्या करेंगे ज्ञानेश गुप्ता? तो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि ये चीज नहीं होने वाली, इसलिए ही इज कंटिन्यूइंग विद हिज एजेंडा। और यही बुरी बात है, चुनाव आयोग ने तो जो अपनी साख का किया था वो किया था, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की साख को भी संदिग्ध बनाने का काम इस मामले में कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को जो चीज खुद देखनी चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और इससे संदेशा क्या जाएगा। कम से कम मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स,
कि जुडिशरी इस मामले में वो नहीं कर पाई जो उसकी अपेक्षा कम से कम हम जैसे लोगों को थी, जिनको थोड़ी बहुत चुनाव कानूनों की समझ है। तो सर फिर तो ये वैसे ही नहीं साउंड कर रहा है जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह कैसे बता देते हैं कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहेगी। तमाम भाजपा के नेता कैसे बता देते हैं कि हम इस सीट पर लगभग इतनी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी वाला केस तो आपको भी याद होगा, जो उन्होंने सब कुछ कहा था। तो और वो तो हरियाणा का मामला था। तो कुछ उसी तरीके का साउंड नहीं कर रहा है जैसे ज्ञानेश कुमार को सब पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। राम प्रकाश जी, पहले अकेला सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में तो जो हो रहा है वो तो अद्भुत है ही। पहले दिन उन्होंने क्या कहा था जब ऐसा ऑर्डर करते टाइम? ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग के जो फिलर्स और सूत्र आते थे उनमें क्या आता था कि 6% वोट कर सकते हैं, 10% वोट कर सकते हैं, 65 लाख वोट कर सकते हैं। सारी चीजें वहीं जाके टिकी नहीं टिकी। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग ने पहले दिन क्या कहा था 10 जुलाई को कि साहब आप हमें कर लेने दीजिए, आप बीच में डंगा मत डालिए, उस हमारा जब पूरा हो जाए तब देख लीजिएगा, पूरा हो जाए तब देख लीजिएगा। उसी एक रिटोरिक को उन्होंने रखा। और आखिर तक अगर केवल एक आधार की बात को सुप्रीम कोर्ट को चौथी बार कह करके मनवाना पड़ा, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या इस पूरे मामले में? और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली संदिग्ध नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह की जो पूरी चीज कई बार होती है कि पर्टिकुलर बेंचेस में इसमें उसमें उसमें माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड, सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद एटलीस्ट हम करते थे कि लोगों की पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इंश्योर करें, कैसे करें। और एक ड्रॉप ऑफ दी हेड के ऊपर बिहार जैसे बड़े राज्य के अंदर आपने ये एसआईआर होने दी, बीएलओज की आपको हालत पता है, जिस तरह के सवाल उठे, तमाम तरह के जो जिन लोगों को मरा घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, उसके बावजूद भी क्या इंटरफेरेंस की? एक टिप्पणी की कि हमें अच्छा लगा कि सिविल सोसाइटी आज हमारे बीच में खड़ी हुई, इसके अलावा क्या? सिविल सोसाइटी ने तो बहुत सारी चीजें की थी, उसका क्या? तो कुल मिलाकर के राम प्रकाश जी, ये जो सारी स्थिति जो भी बिहार की हुई, ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आप मान सकते हैं कि जो मैं आपको पहले दिन से कहता हूं कि एसआईआर तो केवल एक बहाना है, जो कुछ खेल करना था वो आपको ढाका के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसको आपने अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव निकाल के दिखाया और उसके ऊपर चुनाव आयोग की कंप्लीट चुप्पी है। ऐसे कितने ढाका होंगे, किस कम्युनिटी को टारगेट करके किया गया है? पर्टिकुलर उस एरिया में 6% वोट बढ़े हैं, कम्युनिटी के 24% वोट कटे हैं। उसका मतलब समझ लीजिए, वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको मैं डेटा मैनिपुलेशन कहता हूँ, वो बाकायदा कंस्टिट्यूंसी वाइज किया जाता है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जिस जल्दबाजी में जो कुछ किया, ये नया मॉडल है। महाराष्ट्र में आपने एक मॉडल देखा जिसने बड़े पैमाने पर वोट जोड़े गए थे, यहाँ पर आपने देखा एसआईआर के नाम पर कितने पैमाने काटे गए हैं। कुल मिलाकर के ये डेमोक्रेटिक जो हमारी नॉर्म्स थी, पूरी दुनिया में हमारा क्या डंका है कि भारत जैसे चुनाव कहीं भी नहीं होते। तो उस चुनाव को पिछले 6-7 सालों में उसकी पूरी प्रक्रिया को पहले राजीव कुमार और अब ये ज्ञानेश गुप्ता उसको मिट्टी में मिलाने का काम तो ये ऑलरेडी कर ही चुके हैं। और अगर किसी को शक हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्ञानेश गुप्ता ने, उनके सवाल जवाबों में जो उन्होंने कुतर्क किए, ट्रांसपेरेंसी से लेकर अकाउंटेबिलिटी से लेकर के सीसीटीवी फुटेज से लेकर के वोटर लिस्टों से लेकर के किसी एक सवाल पर उनका कोई सवाल जवाब अगर कोई एज पर मेरिट हो, एज पर लॉ हो, एज पर ट्रांसपेरेंसी हो, नहीं था। केवल और केवल वो ये कर रहे थे कि बस वी आर लीडिंग द बैटल एंड दैट्स ऑल। ये पूरी चीज चुनाव आयोग को बहुत ही पूर लाइट में दिखाती है। और अगर चुनाव प्रणाली संदिग्ध में आ गई तो फिर इस देश में बचेगा क्या? वो ज्ञानेश गुप्ता को और उनके आकाओं को भी देख लेना चाहिए। सर एक चीज और जरा समझा दीजिए जल्दी से, जब 7 अक्टूबर तक ही ऑब्जेक्शन करने की डेट है और सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग की डेट भी वही है, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देता है कि एवरीथिंग इज ओके, भाई ये ठीक है, इसके हिसाब से चुनाव होगा, तो फिर इन ऑब्जेक्शंस को क्या चुनाव आयोग कंसिडर करेगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है तो इसके क्या मायने रह जाते हैं? एक और चीज, अगर चुनाव आयोग इस बीच में इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है तो फिर इन ऑब्जेक्शंस के क्या मायने रह जाएंगे? क्लियर क्यों फिर? रही तो मैं राम प्रकाश जी आपको इतने दिनों से कह रहा हूं कि जितने क्लोज मार्जिन के ऊपर ये एसआईआर अनाउंस की गई, ये पहले दिन से संदिग्ध है। दिस इज मच मोर दैट मीट्स द आई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सारी बहस को छोड़ करके एक मुद्दे पे आ जाइए कि अगर ज्ञानेश गुप्ता ने मान लीजिए 7 तारीख को सुबह 9 बजे चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया, क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? संविधान के मुताबिक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता। वो पहली बार, हाँ मुझे लगता है कि शायद ना करे, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होने वाला है। अब तक 10 जुलाई से लेकर के जहां तक ये केस आया है, जिस रूप में आया है, तो वैसे ही चला है जैसे ज्ञानेश गुप्ता ने चाहा है। तो इसलिए हो सकता है कि उनको ये चीज तो देखिए बड़ी क्लियर है कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि एसआईआर खारिज हो जाएगी। अगर उनको हल्का सा भी इल्म होता कि खारिज हो जाएगी तो पूरे देश की एसआईआर वो कभी अनाउंस नहीं करते और पूरे देश के सीईओ को लगते नहीं
इसलिए मैंने आपको 10 जुलाई की बात कही थी, वो फिर याद रखिएगा कि ये सिर्फ टाइम बाइंग एक्सरसाइज थी, केवल और केवल एक जो ऐसी चीज जिसको आप डिफेंड नहीं कर पाते, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, उस पर एक कानून की आड़ में आकर, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आपकी ट्रांसपेरेंसी खुल के सामने आ गई, अकाउंटेबिलिटी सामने आ गई। आप किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते, आप सुप्रीम कोर्ट के सुझाव नहीं मानते, आदेश नहीं मानते, निर्देश नहीं मानते, ये सारी चीजें आई, सारे देश ने देखी। तो बिहार का जो चुनाव का जो भी उसका जो रन अप टू द बिहार इलेक्शन है, ये अपने आप में चुनाव आयोग के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे चीजों को नहीं चलाना चाहिए। चलिए, अब जैसे जैसे ये सूची अभी फिलहाल जैसे जैसे सूची की समीक्षा होगी, बहुत कुछ निकल करके आएगा और वो सब जो कुछ भी निकलेगा वो आप तक पहुंचाएंगे हम जरूर से, क्योंकि ये खेल जितना सीधा दिखता है उतना सीधा कभी रहा नहीं है और इसीलिए इस पर इतने सवाल उठाए जाते हैं और फिर उन सवालों के जवाब भी खंगाले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।